स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं को एवं प्यारे रसगुल्लों को मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज क्लास में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में अभिक्रिया के प्रकार। कुछ अभिक्रिया के प्रकार बहुत ही आसान शब्दों में मैं पिछले क्लास में बता चुका था। आज के क्लास में आपके साथ जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इन सारे अभिक्रियाओं को मैं आपके साथ बहुत आसान शब्दों में चर्चा करने वाला हूँ। अगर आप भी चाहते हैं सबसे आसान तरीका में केमिस्ट्री को पढ़ना समझना तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। आइए अब समझते हैं रासायनिक अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये तो पूरा नाम से ही क्लियर है, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है और आपको रटना भी नहीं है। हम कभी आपको रटने के लिए नहीं सिखाते, हम आपको सिखाते समझने के लिए। आप समझ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिन तक आप याद रख पाएंगे और उसको खुद से भी आप डिफिनेशन लिख पाएंगे। तो आइए समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब इसी से पता चल रहा है, इसी में अवक्षेप छूटा हुआ है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है तो उस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब सर आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि सर अवक्षेप किसको कहते हैं। आइए अवक्षेप के बारे में समझते हैं। अवक्षेप जो होता है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया करके विलयन बनता है तो उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि बेकार के पदार्थ निकलता है जो ठोस के रूप में होता है और उसको विलयन से हम अलग कर देते हैं, उसी को अवक्षेप कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब अगर कोई विलयन बना है तो उसमें विलयन में कुछ खराब पदार्थ मिलेंगे और जो खराब पदार्थ मिलता है उसी को बोलते हैं हम अवक्षेप या अपशिष्ट पदार्थ या बेकार के पदार्थ। वो ठोस अवस्था में पाया जाता है और फिर उसको विलयन से हम बाहर कर देते हैं, उसी को हम अवक्षेप कहते हैं। आइए केमिस्ट्री को इक्वेशन से समझना बहुत आसान हो जाता है, तो आइए इक्वेशन से भी समझते हैं। पहला है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको रासायनिक अभिक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। पहला सोडियम क्लोराइड जो है जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाता है सोडियम नाइट्रेट और साथ में सिल्वर क्लोराइड बनाता है। सिल्वर क्लोराइड जो है अवक्षेप होता है और सफेद रंग का अवक्षेप होता है। आपसे एक प्रश्न भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए सिल्वर क्लोराइड कैसा रंग का होता है, तो आपको याद रखना है सर सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। और ये क्या है? ये अवक्षेप है, अभिक्रिया किया और ये जो होगा अवशिष्ट पदार्थ हो गया इसका अभिक्रिया का फलस्वरूप, इसलिए ये बाहर हो जाता है और इसी को बोलते हैं अवक्षेप, यानी कि AgCl सफेद अवक्षेप होता है। आपको हम जब रासायनिक समीकरण लिखने की विधि बता रहे थे तो उसमें हम आपको बताया था कि अगर नीचे की ओर तीर चिन्ह देंगे तो इसका मतलब होता है अवक्षेप और अगर ऊपर की ओर तीर चिन्ह देंगे तो इसका मतलब होता है कि वहाँ गैस का निर्माण हो रहा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पे केमिस्ट्री क्लास 10th करके प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर चैप्टर 1 से पूरा जितने भी वीडियो बनाए सब आपको मिल जाएगा, जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा। आइए अब आगे समझते हैं, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन से समझते हैं। यहाँ पर देखिए बेरियम क्लोराइड है जैसी सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एक अवक्षेप का निर्माण करता है, मतलब एक ठोस पदार्थ का निर्माण करता है जिसे हम अवक्षेप कहते हैं। वो होता है बेरियम सल्फेट और इसका भी कलर सफ़ेद होता है और ये अवक्षेप जो होता है विलयन से बाहर हो जाता है और इसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपका ध्यान किधर है? आपको गुरुजी इधर है, देखिए, है ना, इधर देखिए ध्यान पे। PbNO3 इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लेड आयोडाइड का निर्माण करता है और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। तो इसके बगल में देख रहे हैं नीचे की ओर तीर चिन्ह, मतलब ये अवक्षेप है। नीचे की ओर तीर चिन्ह मतलब क्या है? अवक्षेप का निर्माण हो रहा है और ये जो अवक्षेप होता है पीला रंग का होता है। आपको याद क्या रखना है? सिल्वर क्लोराइड कैसा रंग का होता है? सफ़ेद। बेरियम सल्फेट सफ़ेद। और अगर आपसे पूछ दे कि बताओ लेड आयोडाइड कैसा होता है तो पीला अवक्षेप, जबकि हमेशा पूछता नहीं, हमें कौन सा? सिल्वर क्लोराइड के बारे में पूछता है, उसका रंग के बारे में पूछता है, ठीक है। आई होप आप अवक्षेपण अभिक्रिया समझोगे। इस इक्वेशन से भी समझ लीजिए। कॉपर सल्फेट है जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट का निर्माण करता है जो कि अवक्षेप के रूप में होता है और यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। अब आपको अवक्षेप समझ में आ गया होगा। सर अवक्षेप ऐसा होता है जो विलयन में ठोस पदार्थ के रूप में रहता है और अपशिष्ट पदार्थ यानी बेकार पदार्थ होता है जो विलयन से बाहर हो जाता है, उसी को हम अवक्षेप कहते हैं। तो आप
आइए अब समझते हैं उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके या संयोग करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। लवण तथा जल का निर्माण करते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इक्वेशन से नहीं समझेंगे तो केमिस्ट्री ऐसा है, हाय रे सनम बेवफा रात याद किए दिन सफा। तो प्यारे रसगुल्लो, अगर आप समझना चाहते हैं केमिस्ट्री को सबसे आसान तरीका से, तो आप इक्वेशन से समझा कीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए, जो कह रहा है इसको इक्वेशन से समझते हैं। कह रहा है कि उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें एक अम्ल होगा, एक भस्म होगा और आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करेगा। अम्ल को पहचानने के लिए या भस्म को बेहतर जानकारी के लिए या उनको पहचानने के लिए दूसरा चैप्टर है अम्ल, भस्म और लवण, उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन वो टर्म कुछ यहाँ आया है तो चलिए समझ लेते हैं कि अम्ल किसको कहते हैं। हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं जो कि 80% काम आएगा। 80% काम आएगा कि जिस इक्वेशन में, जिस अनुसूत्र में, जिस फॉर्मूला में अगर H होगा तो वो 80% है कि अम्ल होगा, और जिस इक्वेशन में अगर OH लगा होगा तो 80 से 90% है चांस कि वो जो होगा भस्म होगा। ये आप रट लीजिए। जिसमें हाइड्रोजन लगा हुआ वो अम्ल होगा, जिसमें OH लगा हुआ उसको भस्म कहते हैं, और जिसमें ना तो H है ना तो OH है उसको हम लवण कहते हैं। चलिए आप समझते हैं इस इक्वेशन को। इस चीज थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सर इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl नहीं पढ़े हैं तो आपको बताएं, जहाँ पे H लगा है उसको हम अम्ल कहते हैं। तो ये एक अम्ल हो गया जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद OH लगा हुआ है तो ये भस्म हो गया, ठीक है। और लेते नाम इसका जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया OH भस्म, ये हो गया अम्ल। अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर दिया तो लवण का निर्माण किया जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और साथ में जल का निर्माण कर दिया। तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। अब सर उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया को याद कैसे रखेंगे? हम आपको सिखाते हैं रटने के लिए नहीं, हम आपको सिखाते हैं कि आप कैसे याद रखेंगे ताकि आप ज़्यादा दिन तक याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, साथ ही साथ आपको अगर समझ में आ जाएगा तो खुद से आपको लिखना भी आ जाएगा। डेफिनेशन रटना नहीं है, आपको समझना है। देखिए, उदासीनीकरण होता है उदासीन, और पानी जो होता है ना उदासीन होता है। ना तो उसका स्वाद बता सकते हैं, नहीं तो उसका रंग बता सकते हैं। तो पानी क्या होता है? उदासीन होता है। तो वहाँ से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि सर जिसमें जल निकलता है ना, सर जिसमें जल बनता है ना, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए, जल और साथ में साथ लवण आना चाहिए। अब लवण और जल बनेगा कैसे? तो लवण दो ही तरीका से बनता है, जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करे या भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, तभी तो बनता है लवण। क्योंकि अम्ल भस्म और लवण तीन ही चीज होता है। तो आप याद रखिएगा, अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, ये है HNO3, H लगा हुआ तो क्या हो गया? अम्ल हो गया। OH लगा हुआ तो क्या हो गया? भस्म हो गया। फिर अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया किया तो KNO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें ना तो आपको H दिख रहा है नहीं तो OH दिख रहा है, तो जिसमें ना तो H हो ना तो OH हो उसको हम लवण कहते हैं। तो ये लवण हो गया और साथ के साथ जल निकलता है। तीसरा रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। इसी तरह यहाँ देखिए, आप 9th क्लास में इसको भी नाम जानते होंगे, H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। नाम नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, जहाँ पे हाइड्रोजन है उसको हम अम्ल कहते हैं, यानी कि ये हो गया सर अम्ल, और जहाँ पे OH लगा होता है इसको हम बोलते हैं भस्म। जहाँ अम्ल भस्म के साथ आपस में अभिक्रिया किया तो इसमें ना तो H है नहीं तो OH है, इसलिए क्या हो गया? लवण हो गया, और साथ साथ आपको क्या मिल गया? तो जल मिल गया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया होगा। अब चलिए समझते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप भूल जाते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियो लाते हैं और आगे भी लाता रहूँगा। अब समझते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह भी आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगा उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको याद करने में कोई आपको ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होगा, समझ में भी आ रहा होगा। जैसे देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को बिना सूर्य की प्रकाश में यानी कि अंधेरे में रखा जाता है तो उसमें जब देखा गया तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा है।
जब उसको अंधेरे में रख दिया जा रहा है तो कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं हो रहा है। जब उसी चीज़ को हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक साथ जब सूर्य की प्रकाश में अपक्रिया कराया गया तब जाके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। इट मीन्स कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के जब अंधेरे में रखते हैं जहाँ पे सूर्य की प्रकाश नहीं होता है तहाँ पे कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं होता है। यानी सूर्य के प्रकाश में जैसे ही रखते हैं तो अपक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यानी कि जो अभिक्रिया सूर्य की उपस्थिति में संपन्न होता है उसी को बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे प्रकाश संश्लेषण। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य की उपस्थिति ना रहे तो क्या संभव होगा? नहीं होगा। अब भी आप पढ़े होंगे, क्योंकि पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया तब भी होता है जब सूर्य की उपस्थिति होता है, और रात में खाना नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य की प्रकाश उपस्थिति नहीं होता है। उसी इक्वेशन को यहाँ केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। जैसे देखिए, आप पढ़े होंगे कि पौधे जो होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, साथ में साथ आपको H2O जल के माध्यम से जल लेते हैं, जड़ के माध्यम से जल लेते हैं। ठीक है, और जब जड़ के माध्यम से जल लेते हैं और फिर वायुमंडल के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड लिए, आपस में दोनों अपक्रिया होता है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में। तब जाकर वो अपना भोजन बनाते हैं जिसको कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज बोलते हैं C6H12O6। और साथ के साथ आपको ऑक्सीजन गैस निकालता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो ये अपक्रिया कब संभव है? जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति रहेगा तब भी। हम आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी अपक्रिया में हम इक्वेशन लिखे हैं वो इक्वेशन असंतुलित है, उसका संतुलित करना आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। आप उसको संतुलित करके ट्राई कीजिएगा, आप बहुत आसान तरीका में कर सकते हैं। अगर आपको संतुलित नहीं करने आता है तो उसके लिए भी वीडियो बना दिए, जाकर आप प्लेलिस्ट में खोजिएगा केमिस्ट्री के, वहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा और वहाँ से आप सीख सकते हैं। आगे ये सिल्वर क्लोराइड, जैसे सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की उपस्थिति में रखा जाता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। अगर इसको अंधेरे में रखेंगे तो ये चीज़ नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब सर कुछ ऐसे अपक्रिया हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव होता है, प्रकाश की उपस्थिति नहीं रहेगा तो वो अपक्रिया संभव नहीं होता है। जो प्रकाश की उपस्थिति में होगा उसी को हम बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला, है ना, AgBr, जिसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड पर जैसे ही सूर्य के प्रकाश जाता है तो सिल्वर अलग और ब्रोमाइड अलग हो जाता है, जिसके कारण सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। कैमरा जो होता है ना उसमें यूज किया जाता है। किसको? सिल्वर ब्रोमाइड का। आपसे पूछेगा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में कि बताइए फोटोग्राफी के रूप में किसको उपयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर ब्रोमाइड को, सिल्वर आयोडाइड को, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा कि सिल्वर ब्रोमाइड को। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसमें प्रकाश जाता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमाइड अलग हो जाता है, इसीलिए सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। आपके टेस्ट के लिए मैं एक इक्वेशन लिखा हूँ। ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप क्रिया करके AgCl और NaNO3 बोल रहा है। इक्वेशन देख रहे हैं, इसको अभी मैंने बताया कि अवक्षेपण अभिक्रिया है, क्योंकि AgCl सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। इसके साथ साथ एक और अभिक्रिया है, वो कौन सा अभिक्रिया है आपको कमेंट करके बताना है, ताकि हम समझ सके कि आप पढ़ रहे हैं, आपको केमिस्ट्री समझ में आ रहा है। चलिए आज क्लास में इतना ही। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपको पढ़ने के प्रति जगाएगा, वो है माँ तेरे पसीना को हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे। माँ तेरे पसीना को हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे। सपना बड़ा देखना माँ, उसे पूरा करके ज़रूर दिखलाएंगे। तो आप सभी को अपना सपना साकार करना है, अपने माता पिता को सपना भी साकार करना है। अभी आपका सपना सिर्फ है बोर्ड में अच्छा नंबर लाना। तो आप हमसे जुड़िए, हमसे जितना हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे। बस आप हमें सहयोग कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों को सम्मान कीजिए, माता पिता के काम में सहयोग जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।